नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां भरत तिवारी एनकाउंटर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। वकील विशाल तिवारी ने याचिका दायर की है। याचिका में एनकाउंटर को फर्जी बताया गया। पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग है। पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग है। मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की भी मांग है। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की बात कही गई है। भारत एनकाउंटर केस में तमाम तरह के सवाल जारी हैं। यहां पर भारत की मां ने सवाल उठाया कि अब तक आरोपी पुलिस वाले की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो सवाल यह भी कि आरोपी पुलिस वालों की बिना गिरफ्तारी जांच कैसे चल रही है। देखिए रिपोर्ट। भारत एनकाउंटर केस में सवाल ही सवाल। आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी कब? बिना गिरफ्तारी कैसे चल रही है जांच? भारत एनकाउंटर केस में न्यायिक जांच आयोग जांच की जिम्मेदारी संभाल रही है। आरा पुलिस ने भी इस मामले में आरोपी पुलिस वालों पर हत्या का एफआईआर दर्ज किया है, जिसकी पुलिसिया जांच भी चल रही है। लेकिन भरत तिवारी के परिजनों को पुलिस पर भरोसा नहीं। परिजन लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कभी एनकाउंटर को लेकर, कभी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर परिवार नाराजगी जता रहा है। भरत की मां का आरोप है कि संबंधित पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई और अब तक आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। परिजन मामले में निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो भरत तिवारी की जो मां है, घटना के बाद ही शाहपुर के जो थानेदार थे, उसके अलावा जगदीशपुर के जो एसडीपीओ थे, उनके साथ साथ अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जो है वो शिकायत दर्ज की थी। एफआईआर लॉन्च करने के लिए आवेदन दिया था थाने में, लेकिन यह आवेदन जो है 4 दिनों तक थाने में धूल फाकता रहा। 22 तारीख को जो है इस पर एफआईआर लॉन्च किया गया। जो आरोपी पुलिसकर्मी है उनको निलंबित किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अब तक सुनिश्चित नहीं की गई है। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में 18 जून को मृतक की मां ने एसडीपीओ और शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ के साथ अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन थाने में दिया। 4 दिन के बाद 22 जून को एफआईआर दर्ज किया गया। अब इस पूरे मामले की जांच शाहाबाद रेंज के डीआईजी सत्यप्रकाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक एफएसएल जांच टीम की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आरोपी एसडीपीओ और तत्कालीन एसएचओ की अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। परिजन आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। अब सबको पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, भरत एनकाउंटर केस से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों को धमकाने पर एफआईआर, धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी के दीपक दीक्षित उर्फ पंडित पर एफआईआर हुई है। साइबर थाने की पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर, जहां भरत एनकाउंटर केस से जुड़ी है, पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों को धमकाने पर एफआईआर हुई है। धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी के दीपक दीक्षित उर्फ पंडित पर एफआईआर दर्ज हुई है। साइबर थाने की पुलिस जांच में जुटी हुई है। पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले को खाली करने का मामला हर दिन नई टाइमलाइन की तरफ बढ़ रहा है। बिहार सरकार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए 29 जून तक का अल्टीमेटम दिया था, क्योंकि ये आवास अब मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। राबड़ी देवी पिछले 2 दशक से इसी बंगले में रह रही थी, लेकिन राबड़ी देवी ने अब 5 जुलाई तक की मोहलत मांगी है। इस मोहलत के पीछे तर्क भी दिए गए हैं, लेकिन सियासत गरमाई हुई है। सवाल है कि राबड़ी के बंगले पर इतनी चिक-चिक क्यों? दस सर्कुलर रोड, वह सरकारी बंगला जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी करीब 2 दशक से रह रही थी, पर सरकार ने इस बंगले की जगह 39 हार्डिंग रोड वाला आवास राबड़ी देवी को आवंटित किया। पहले भी बंगला खाली करने का नोटिस राबड़ी देवी ठुकरा चुकी थी, पर 29 जून तक की नई डेडलाइन सरकार की ओर से बंगला खाली करने के लिए दी गई। पर अब राबड़ी देवी फिर से नई तारीख सरकार को बता रही है।
5 जुलाई। राबड़ी देवी की ओर से दलील दी जा रही है कि जब तक चार्ज रजिस्टर नहीं मिलता तब तक आवास खाली करना मुश्किल है। यानी साल 2006 में रजिस्टर में दर्ज सरकारी सामान का पूरा ब्यौरा जब तक नहीं मिलान हो जाता तब तक आवास खाली करना मुश्किल है। राबड़ी देवी के आप्त सचिव ओम प्रकाश यादव का एक पत्र भी सामने आया है जो 24 जून को भवन निर्माण विभाग के सचिव को लिखा गया था। इस पत्र में 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में आते वक्त जो सरकारी सामान थे उनकी सूची मांगी गई है। मैडम ने रजिस्टर मांगा है 2006 का, और 2006 का रजिस्टर जिसमें कि हम लोगों ने आवास जो हैंडओवर किया गया था उस हैंडओवर के आधार पर कौन कौन सामान था उस रजिस्टर में दर्ज है। और हम समझते हैं जब तक वो रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया जाता है तब तक आवास को हैंडओवर करना उचित नहीं होगा। वहीं राबड़ी आवास खाली करने के मामले को लेकर बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि ये एक प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि पूरी प्रक्रिया के तहत ही आवास खाली कराया जा रहा है। अब वो तो एक प्रक्रिया थी जिसके बारे में माननीय भवन निर्माण मंत्री ने आप सभी को स्पष्ट कर दिया है। वो एक प्रक्रिया थी जिसको पूरा किया जाना। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास अलॉट हुआ है, पर 39 हार्डिंग रोड वाले सरकारी आवास में राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद के लिए अलग से कमरे के निर्माण की मांग सरकार से की थी। ऐसे में इस नए आवास में जारी निर्माण कार्य के चलते राबड़ी देवी के करीब 80% तक सामान कौटिल्य नगर में एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के आवास में शिफ्ट हो चुका है। माना जा रहा है कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद अपने बेटे के आवास में फिलहाल शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास से लगातार सामान की शिफ्टिंग के बीच लालू प्रसाद बिना सुरक्षा गाड़ी में बैठकर राबड़ी आवास से बाहर निकलते भी दिखाई दिए। गाड़ी में लालू प्रसाद आगे बैठे थे जबकि उनके पीछे कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में एक बार फिर सौदागरों ने बड़ी साजिश रची। पुलिस ने सॉल्वर गैंग की साजिश का पर्दाफाश करते हुए खगड़िया और दरभंगा से 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग की साजिश को नाकाम कर दिया। सिपाही भर्ती परीक्षा के सौदागर, सॉल्वर गैंग की साजिश का पर्दाफाश, परीक्षा में सेटिंग की साजिश नाकाम। सिपाही भर्ती परीक्षा के ये वही सौदागर हैं जिसे खगड़िया पुलिस ने दबोचा है। पुलिस की गिरफ्त में आए 15 आरोपियों ने परीक्षा में सेटिंग की बड़ी साजिश रची थी। इन लोगों ने सिपाही भर्ती परीक्षा में पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से 5 से 6 लाख रुपए का सौदा किया था। यही नहीं, सॉल्वर गैंग ने परीक्षार्थियों से ब्लैंक चेक और सर्टिफिकेट भी ले लिया था। लेकिन पुलिस ने सॉल्वर गैंग के मंसूबों पर पानी फेर दिया। गिरफ्तार शातिरों के पास से 7 ब्लैंक चेक, 9 मोबाइल फोन, 8 एडमिट कार्ड के साथ साथ कई कागजात मिले हैं। 15 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें हुई है और इसमें कुछ अभ्यर्थी भी हैं। साथ ही साथ इसमें जो पेपर को कॉम्प्रोमाइज कराने की फिराक में थे या बच्चों से पैसा ऐंठने की फिराक में थे, उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा के सौदागरों का कारोबार कई जिलों में फैला है। दरभंगा में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान 2 परीक्षा केंद्र से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मारवाड़ी कॉलेज से ब्लूटूथ डिवाइस के साथ युवती पकड़ी गई। युवती के 2 भाई परीक्षा केंद्र के बाहर से ब्लूटूथ के जरिए उत्तर बता रहे थे। युवती के दोनों भाई को भी नकल करवाते गिरफ्तार किया गया। वहीं मारवाड़ी हाई स्कूल से 2 परीक्षार्थी और 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। तो मुजफ्फरपुर के चैपमैन बालिका इंटर स्कूल परीक्षा केंद्र पर भी अनोखा मामला सामने आया। परीक्षा के दौरान जयप्रकाश नाम का शख्स खुद को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वीडियोग्राफी टीम का हिस्सा बताकर परीक्षा केंद्र में घुस गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया। आरोपी ने बताया कि वो किसी की मदद करने के लिए फर्जी अधिकारी बनकर घुसा था। एक व्यक्ति जिनका नाम जयप्रकाश कुमार, जो लक्ष्मीपुर जमुई के रहने वाले हैं, ये एग्जामिनेशन सेंटर में घुस गए
अपने आप को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वीडियोग्राफी की टीम से बताते हुए, इसी टीम के जो हेड हैं जो शुभम कुमार जी हैं, उन्होंने उसे देखा और पहचाना और बताया वहाँ जो पुलिस ऑफिसर और जो मजिस्ट्रेट थे कि ये हमारी टीम के नहीं हैं और ये इसमें जो है किसी कदाचार की नीयत से घुस गए हैं। बिहार में कोई भी परीक्षा हो, धांधली आम बात हो गई है। सॉल्वर गैंग अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। बिहार में परीक्षा के सौदागरों के नेटवर्क को तोड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। अब बात उस आग की जिसने अग्निशमन विभाग के पसीने छुड़ा दिए। पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र में एक तेज तेल गोदाम में लगी आग ऐसी भड़की कि 14 से 15 घंटे तक आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम जूझती रही। अब आग पर तो काबू पा लिया गया है, पर गोदाम में फायर सेफ्टी की अनदेखी पर सवाल उठने लगे हैं। रात का सन्नाटा, चारों तरफ पसरा अंधेरा, पर इस अंधेरे को चीरती हुई एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने पूरे अग्निशमन विभाग की नींद उड़ा दी। पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र में माहुली इलाके के खाद्य तेल गोदाम में 28 और 29 जून की दरमियानी रात करीब 1 बजे भीषण आग लग गई। आग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये सब कुछ लील कर ही दम लेगी। तेल का गोदाम होने के चलते आग और भी भयंकर होती चली गई। आग बुझाने के लिए एक के बाद एक करीब 27 दमकल की गाड़ियां मौके पर तैनात हो गईं। तेल से फैली आग पर काबू पाने के लिए फोम का भी इस्तेमाल किया गया। हाइड्रोलिक मशीन, जेसीबी, फोम कंपाउंड सब कुछ इस्तेमाल किया गया, पर आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने में करीब 15 घंटे का वक्त बीत गया। गाड़ी तो देखिए हमारी लगभग 27 गाड़ी इस्तेमाल हुई है, जिसमें पटना जिला की कुल 24 गाड़ी है और 3 गाड़ी हम लोगों ने वैशाली से मंगाई थी। टोटल 27 गाड़ी हमारी इस्तेमाल हुई है और प्रत्येक गाड़ी 10 राउंड काम कर चुकी है। मतलब टोटल 270 बार हम लोगों ने इस पूरे चीजों पे पानी को डाला है। इसमें जब तक आग बुझी करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। हालांकि गनीमत रही कि कोई इस अगलगी में हताहत नहीं हुआ। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, पर अग्निशमन पदाधिकारी कहते हैं कि गोदाम में सुरक्षा मानकों की कमी आग के विकराल रूप लेने का कारण बनी। प्रथम दृष्टया तो यही मान के चल रहा है कि इलेक्ट्रिक के शॉर्ट सर्किट से ही ये आग पकड़ी होगी। पूरी तरह से जब हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो हम लोग बेहतर बता पाएंगे कि आग लगने का मूल कारण क्या था। इन्होंने क्या एनओसी लिया था? नहीं, इन्होंने हमसे कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने तो आग बुझा दी, पर अब सवालों की चिंगारी सुलगने लगी है। बिना एनओसी के पटना में इतना बड़ा गोदाम कैसे चल रहा था? सुरक्षा मानकों की जांच प्रशासन ने पहले क्यों नहीं की? अगर फायर सेफ्टी की जांच हुई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब गोदाम मालिक के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? पटना से संवाददाता मनोज सिन्हा और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पटना में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरियापुर भट्टी का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि बिहार में 11 ट्रॉमा सेंटर बनने जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या डॉक्टरों की कमी है और इसके लिए काम हो रहा है। कुछ दिन में वैकेंसी निकलेगी। साथ ही उन्होंने 15,000 सरकारी अस्पतालों में कैमरा लगवाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी डॉक्टर क्या कर रहा है उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। कुछ नौकरी का डिग्री का भी सोचा है, अभी प्लान कर रहे हैं। फिर आगे कुछ दिन में वैकेंसी निकालेंगे, जो भी जरूरत होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो सुपर स्पेशलिटी हो जाए और हमारा कम्युनिटी हॉस्पिटल जो है वो स्पेशलिटी हो जाए। और लेवल 2 का हम लोग 5 ट्रॉमा सेंटर का प्रोग्राम बना रहे हैं, जो हम लोग बिहार के 5 जोन में, ईस्ट है, वेस्ट है, 9 सेंटर में 5 ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं। गया पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान ने एक बार फिर से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुम और चोरी हुए कुल 68 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए। बरामद मोबाइल की कीमत, अनुमानित कीमत करीब 20,50,000 रुपए बताई जा रही है। CIR पोर्टल की मदद से गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन ट्रैक किए गए। अभियान के दौरान कुल 68 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिन्हें सत्यापन के बाद उनके मालिकों को वापस सौंप दिया गया। धारकों का खो गया था या चोरी हो गया था, उसको हम लोगों ने रिकवर किया है और आज जो ओरिजिनल मोबाइल के ऑनर है उसको हम लोग लौटा रहे हैं। तो टोटल 68 स्मार्टफोन है, उसकी कुल कीमत लगभग 20,05,000
वहाँ 50,000 के आसपास है, 20,50,000। तो ये इससे पहले भी हम लोगों ने एक बड़ी संख्या में ये मोबाइल को लौटाया था और लगातार कई बार हम लोगों ने गया पुलिस लगातार जो है मोबाइल जो खो जाता है या चोरी हो जाता है उसको रिकवर करके। सोनपुर में जब से बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर और सैटेलाइट सिटी बनाने की घोषणा सरकार ने की, उसके बाद से सोनपुर के लोग और किसान परेशान हैं। लिहाजा अपनी परेशानी और अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल देर शाम लोगों ने मसाल जुलूस निकालकर जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था और आज लोगों ने पूरी तरह इसका समर्थन किया। टोपोलैंड बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लोग लगातार असर्वेक्षित भूमि के लगान रशीद और जमीन दाखिल खारिज शुरू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें उन्हें कोर्ट से डिग्री भी हासिल हो चुकी है। बावजूद इसके अधिकारियों की मनमानी के कारण टोपोलैंड की भूमि का कोई रशीद नहीं काट रहा है। क्यों जनता के मांग पे यहाँ लगे, जनता के द्वारा लगाया गया। विगत कुछ महीनों से यहाँ के असर्वेक्षित भूमि का रजिस्ट्री बगैर किसी सरकारी आदेश के अफसरों ने मनमाने तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रतिबंधित कर रखा है, जिसका कोई लिखित आदेश कहीं नहीं है। बड़ी खबर बांका से है, जहां एक स्कूल के हॉस्टल में एक हफ्ते पहले 7 साल के बच्चे पर हमला हुआ था। इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने कल जमकर बवाल किया। इंसाफ की मांग को लेकर दिन भर हंगामा होता रहा। शाम को लोगों ने सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन किया और बांका कटोरिया मार्ग को घंटों जाम रखा। इस दौरान लोगों ने पुलिस सहित कई निजी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। काफी समझाने बुझाने के बाद परिजन शांत हुए। पुलिस ने 15 दिन के भीतर बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। बता दें कि 23 जून को कटोरिया में माउंट केरला स्कूल के हॉस्टल में LKG के बच्चे आनंद कुमार पर चाकू से 10 से ज्यादा बार हमला कर दिया था, जिसके बाद गंभीर हालत में बच्चा बाथरूम में तड़प मिला था। बच्चे को इलाज के लिए भागलपुर के JLN MCH में भर्ती कराया गया था, जहां कल मासूम ने दम तोड़ दिया। हमको मिली सर, टाइम लिया 15 दिन के अंदर। जिस मासूम बच्चे को कत्ल किया है 15 दिन के अंदर सर बोले हैं कि हम कातिल को सामने करके खड़ा करेंगे। बाबू है, इसके पिताजी से बड़े पापा से SP सर को बात कराई। SP सर ने उनको आश्वासन दिया है और इन्होंने जो SP सर से डिमांड रखा, उन्होंने कहा कि हमको अभी तक क्या हुआ बताइए, लिखित में बताइए। तो मैंने इनको कहा है कि मैं हर कुछ आपको लिखित में देंगे और जो भी काम हम कर रहे हैं उस सब का चीज़ आपको लिखित रूप से देंगे। जी। और बोले कि कब तक कर लेंगे, हमने ये बोला है कि हम प्रयास करेंगे, हम अपने तरफ से 100% देंगे। 15 दिन के अंदर हम जो भी और भी बचा कुचा इसमें है, एक को तो हम लोग जेल भेज देंगे कल। तो देखिए, दिन भर हंगामा, सड़क जाम और प्रदर्शन देखने को मिलता रहा। बता दें कि बाथरूम में बच्चा मिला था जिसकी मृत्यु हो गई। LKG का छात्र 7 साल का आनंद था, जिसको लेकर के कई सवाल उठे थे और जांच की भी बात लगातार कही जाती रही, लेकिन स्कूल प्रबंधन की साफ तौर से लापरवाही जो है वो पहले दिन से ही समझ में आती रही, जिस पर अभिभावक लगातार सवाल उठाते रहे। और इस मौत के बाद से देखिए परिजन किस तरीके से जमकर उन्होंने बवाल काटा। कल दिन भर सड़क जाम किया, हंगामा प्रदर्शन जो है वो शाम तक चलता रहा। बता दें कि चाकू से वार किया गया था इस छोटे से मासूम पर। बाथरूम में ये घायल अवस्था में मिला था, जिसके बाद से ये इसकी मौत की खबर सामने आई और इस मौत के बाद से लोगों का बवाल फूट पड़ा कि आखिर स्कूल प्रबंधन ने ध्यान क्यों नहीं दिया, कोई CCTV में वीडियो तस्वीर क्यों नहीं सामने आ पाया, जो गार्ड था उस गार्ड ने कुछ भी क्यों नहीं देखा। नागेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। नागेंद्र, इस मौत के बाद से बवाल देखने को मिला है, आज क्या स्थिति है सुबह की? देखिए, बवाल होने के बाद पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद रही और उसमें परिजनों से हंगामा के बाद SP और वरीय पदाधिकारी से बात हुई, जिसमें कि आश्वासन मिला है कि तत्काल कुछ लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ 15 दिनों के अंदर में सारे मामले का पटाक्षेप करके सब लोगों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है, जिस आधार पे लोगों ने वहां से जाम समाप्त किया है और लोग भी पुलिस पे फिलहाल भरोसा कर रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर में मामले का पटाक्षेप होगा। अदरवाइज उन लोगों ने धमकी भी दी है कि अगर नहीं होगा तो इस पे आगे फिर मतलब प्रोटेस्ट किया जाएगा। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।
मोतिहारी से देखिए एक बड़ी खबर मिल रही है। NH28 पर 3 ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई और यहां पर एक कॉलेज के पास में बड़ा हादसा हुआ है। 3 ट्रकों के आपस में टकराने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 ड्राइवर और एक खलासी बताया जा रहा है कि घायल हुआ है। लोगों ने केबिन से निकाल करके अस्पताल पहुंचाया है। तो देखिए, भूटान से दिल्ली ये ट्रक जा रहा था। खड़े ट्रक के पीछे से जोरदार टक्कर मारी। पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक भी भिड़ी है।